हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस टाइम मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एनसीबी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो कि आप लोग जानते हैं कि रैंकर्स हैं, उनका इंटरव्यू डेली लगभग लेकर आता हूं। तो आप लोगों को इसी कड़ी में मैं आज शिखर पांडे भाई हैं और यहाँ पर गौरव यादव भाई हैं। ये भी यूपी से हैं और शिखर पांडे भाई भी यूपी से हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 188 आया था और शिखर पांडे भाई का ऑल इंडिया रैंक 171 आया था। तो सबसे पहले शिखर पांडे भाई अपना बताएंगे कि वो कहाँ से पढ़े थे, ऑनलाइन पढ़े थे, ऑफलाइन पढ़े थे। उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे, उन्होंने चारों जो सब्जेक्ट्स हैं उससे कैसे पढ़ाई की, उनके नंबर्स क्या रहे इन सब में, मॉक टेस्ट कितना अटेम्प्ट किया, मॉक टेस्ट कहाँ से अटेम्प्ट किया, इन सब के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो शिखर पांडे भाई कुछ बताइए। सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमने तैयारी जो थी वो रोज़गार विद अंकित से की थी। जीएस रोज़गार विद अंकित से पढ़े थे और हिंदी नवीन सर से पढ़ी थी। मतलब यूपीएसआई के 2 स्टार सीरीज़ आई थी एक, उससे पढ़ी थी हिंदी। मतलब 12 घंटे की मैराथन थी, उससे हिंदी पढ़ी थी। और मैथ्स जो है वो गगन प्रसाद सर से पढ़ी थी। और रीजनिंग तो ऐसे ही मॉक टेस्ट से लगाए थे, बस मॉक टेस्ट से ही हो गई थी रीजनिंग। तो बस यहीं से पढ़ा था। यही मतलब एक कंटिन्यूटी बना के रखिए, कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और मॉक टेस्ट कैसे लगाए थे आपने? मॉक टेस्ट तो एक तो वीकली आते थे उनके, रोज़गार विद अंकित के, तो वो वीकली वाले देते थे। लेकिन ये था कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जरूर दे देते थे 1-2। मतलब वो मतलब ऐसा लगता था पेपर रिलेवेंट लगता था। उनके जो अंकित भाटी सर के थे वो थोड़ा मतलब ये थे कि वो थोड़ा टफ थे। जो उनके मॉक थे वो टफ होते हैं, लेकिन हाँ वो भी कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं। लेकिन आपको पेपर रिलेवेंट देने तो टेक्स्ट बुक दीजिए। रोज़गार विद अंकित के मॉक भी अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ हैं। मतलब उन्हें दे के डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उनमें मेरे नंबर कभी अच्छे नहीं आते थे ज़्यादा, लेकिन टेक्स्ट बुक में अच्छे आते थे हमेशा नंबर। तो वो भी दीजिए, उससे आपको अपना ये पता चलेगा तैयारी कहाँ है। क्योंकि उनका जो मॉक टेस्ट है बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत पढ़ने वाले बच्चे देते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस समय कहाँ लाई कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन बाकी पढ़ाने के लिए उनके जीएस की टीम बहुत बेस्ट है। मैथ्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ्स हमने गगन सर से पढ़ी है। इसका कुछ बताइए। जैसे बच्चों का जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें बहुत गलती हो रही है मैथ्स में, उनका नंबर मैथ्स की वजह से अच्छा नहीं आ रहा है। और जीके जीएस भी आप बताइए कहाँ से पढ़े थे? देखिए, सबसे पहले तो मैथ्स में ऐसा है कि आप मॉक लगाते हैं तो उसमें मैथ्स में ऐसा है कि जब जैसे मॉक लगाते हैं आप, तो ये कीजिए जैसे आप मॉक लगाया उसका एनालिसिस कीजिए। जो जिस क्वेश्चन गलत हो रहा है वही टॉपिक उठा दीजिए और रिवाइज मार दीजिए। पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, मतलब फिर देखिए उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो रही है तो फिर रिवाइज कीजिए। मतलब एक टॉपिक को ऐसे ख़त्म कीजिए कि दोबारा उसमें गलती ना हो, इस तरीके से पढ़िए। और जीएस का ये है कि हम करंट अफेयर गौरव सर से पढ़ते थे, कुमार गौरव सर से। और बाकी जीएस तो मैंने एक पाल का बैच लिया था, तो उससे हमने जीएस कवर किए। वहीं से पढ़ जाते फंस जाती है मतलब। और डेली करंट अफेयर की क्लास लेंगे तो आपको जीएस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी गौरव सर की, तो वहीं से पढ़िए। वो हो गया था, जीएस अच्छा हो गया था। और बुक्स कौन सा परचेस किए थे? बुक तो एक गगन प्रताप सर की कॉन्सेप्ट किंग जो आती है मैथ्स की, वो ले रखी थी। और उसके बाद जो है जीएस की बुक नहीं, हमने लूसेंट वगैरह नहीं पढ़ी है कोई भी। मतलब खुद के नोट्स हैं, नवीन सर के हिस्ट्री के नोट्स हैं, अंकित चौधरी के ज्योग्राफी के नोट्स हैं, दिग्विजय सर के पॉलिटी के नोट्स हैं, दिग्विजय सर के साइंस के नोट्स हैं, एक उन पे मैडम पढ़ाती हैं बायो, उनके भी नोट्स हैं। और मतलब जीएस तुमने वहीं से कवर किया, लूसेंट वगैरह नहीं पढ़ी है हमने। और रीजनिंग तो बस मॉक टेस्ट से हो जाती थी, कुछ भी नहीं समझ में आया यूट्यूब पे डाल के सर्च करके पढ़ लिया। पीयूष सर से पढ़ी है, संदीप सर से भी पढ़ी है रीजनिंग। मतलब ये टॉपिक वाइज देख लेते थे कहीं से भी कैसे भी। और हिंदी का क्या, हिंदी का बस वही मतलब एक 12 घंटे की मैराथन है नवीन सर की। वो मैराथन बहुत रामबाण टाइप है, वो हमने पूरा उसका नोट्स बना लिए, हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट कराते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे जीके जीएस का हो, उसे करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा कर रहा है तो वो परफेक्ट है, मतलब उसके लिए वो पर्याप्त है, आराम से हो जाएगा सब कुछ उससे, बढ़िया एकदम। तो ओवरऑल आपका नंबर कितना आता था जब मॉक लगाते थे? एवरेज मॉक में नंबर आता था 130, कभी आ गया 125, ऐसे ही आता था, बस ज़्यादा नहीं आया। आपका टोटल स्कोर इसमें क्या रहा था 171 रैंक लाने के लिए? रॉ मार्क्स थे 144, 4 नंबर का नॉमिनेशन मिला था, 148 पॉइंट समथिंग थे। सब्जेक्ट वाइज आपके कितने मार्क्स आए थे, कुछ याद हो तो? रीजनिंग में फुल थे, मैथ्स में भी फुल थे, हिंदी में शायद 35 थे और जीएस में 17 क्वेश्चन किए थे, 2 गलत थे, इतना पता बस। तो आपने जैसे आपका एग्ज़ाम जब नज़दीक आ गया था तो आपको रनिंग भी मैनेज करना था, तो पढ़ाई और रनिंग कैसे मैनेज किए थे?
मतलब आपको ऑनेस्टली बताएं तो रनिंग तो हमने की ही नहीं। मतलब रनिंग जब रिज़ल्ट आ गया 10 दिन में तैयारी की रनिंग की, बस हो गया रनिंग का, ये था। जब रिज़ल्ट आया उसके बाद, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया उसके बाद रनिंग की तैयारी की, 15 दिन हो गया था। तो बच्चों को फिजिकल के विषय में कुछ बताइएगा। फिजिकल का ये है कि आप जाएं और मतलब पहले तो अगर किसी का स्टेमिना नहीं है तो पहले खाली दौड़ते ही रहें, धीरे 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 धीरे, मतलब मिल्खा सिंह ना बने शुरुआत में, धीरे धीरे दौड़ते रहें, धीरे धीरे एकदम स्टेमिना आ ही जाएगा, आप कर लेंगे, ये है। और ना हो तो कोच हायर कर लो, ये है। ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा रनिंग कम कर पाते हैं, कोच हायर कर लोगे, अच्छे टिप्स बताएंगे, आपके दर्द भी नहीं होगा, आपको मसाज भी कर देंगे, वो भी सब अच्छा हो जाएगा, ये है जी, बस। तो भाई ये शिखर पांडे जी का इंटरव्यू था। आप लोगों को मेरे ख्याल से जो इन्होंने बताया है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब आपको गौरव भाई बताएंगे कि उनका क्या स्ट्रेटजी रहा था, वो कैसे पढ़ाई किए थे। तो गौरव भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी को पहले तो राम राम, राधे कृष्णा। मेरा नाम, जैसा सर ने बताया, मेरा नाम गौरव यादव है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। और आज बात चल रही है एसएससी की, जो वैकेंसी आई हुई हैं, 2 वैकेंसी आई हैं। एक तो 2024 में पेपर होने वाला है और नेक्स्ट जो वैकेंसी बराबर आने वाली है वो भी 2025 में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि बराबर वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात होती है। इलेक्शन का थोड़ा टाइम चल रहा है तो ये समझ लो आपकी अच्छी किस्मत है। जिनकी एज अगर हो रही है तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। और पढ़ाई के ऊपर जैसे वीडियो बनाई जा रही है स्ट्रेटजी के ऊपर, तो स्कोर का मतलब ये है कि आप रेगुलर तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जितनी हो सके अभी पढ़ाई का जो टाइम है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता उससे पहले आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। एक मॉक ज़रूर दीजिए, सैटरडे संडे आप कोई भी एक फ़िक्स कर लीजिए और उसी का एवरेज स्कोर आप लगाइए एक, या फिर कॉपी पे नोट करते जाइए कितने स्कोर हमारे बन रहे हैं। और पढ़ाई का बताऊं तो जीएस, तो मेरा नाम गौरव है, तो मैं जाहिर सी बात है कुमार गौरव सर से ही पढ़ता था, करंट अफेयर और जीएस मैंने वहीं से कवर की है, सच बता रहा हूं मैं। और स्टैटिक जीके के मामले में तो नवीन सर से बढ़िया यूट्यूब पे कोई पढ़ा नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अच्छा रेलिवेंट एक कंटेंट मिल रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और उनके एसएससी के जो पेपर्स होते हैं उन सभी में स्टैटिक जीके मतलब नवीन सर बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े शायद जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की या उसके अलावा और वेरियस एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी के मामले में नवीन सर काफ़ी बहुत अच्छे हैं। मतलब उनसे बेटर शायद कोई मैंने जिनसे तैयारी करी, तो मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगते। और करंट अफेयर करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें। पर यह है कि कुमार गौरव सर की आप एक जो 1.5 घंटे की सुबह करंट अफेयर की जो फुल पत्ती वाली क्लास आती है उसको ज़रूर देखें। 1.5 घंटे से उसको 2x स्पीड पर देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपका पुराना जो सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर चुके हो रिवीजन भी हो जाता है और करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जीएस भी मजबूत होती चलती है। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है मैथ पे। मैथ में ये है कि आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जहाँ से भी कोई भी एक अच्छी सी बुक उठाइए, कोई भी अच्छी सी बुक उठाइए, उसको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसमें से ये देखिए कौन से क्वेश्चंस आपको इजीली आ रहे हैं, उनको आप नेगलेक्ट करके छोड़ दीजिए। ये उसका ये है कि मतलब वो तो क्वेश्चन हम कर ही भी लेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम जिनमें होती है उन पर टिक करिए, उनको दोबारा करिए। मतलब प्रैक्टिस का खेल है मैथ में तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और धीरे धीरे करके मैथ सबकी हो ही जाती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इतना घबराए नहीं कि यार मैथ में मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो क्या होगा। मैथ में इजीली सबके शुरुआत में 10-12 क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपके आउट ऑफ आउट भी आएंगे। मेरे भी खुद 20 में से 20 मार्क्स आए थे मैथ में भी, लेकिन पहले मुझे भी थोड़ा डर लगता था, लेकिन बाद में सब इजीली हो जाता है। रीजनिंग का रीजनिंग का जैसे शिखर भाई ने बताया, रीजनिंग का तो लगभग जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो सब मॉक से ही हो जाती है रीजनिंग, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हों या ऑलिव बोर्ड के हों या फिर जो अंकित भाटी सर के जो RW बैच के या RW जो ऐप पे मिलते हैं रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आप वहीं से मतलब क्लियर कर लिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी एक वीडियो डालो, यूट्यूब पर सर्च करो, ट्राइंगल्स है या जो भी हैं, वहाँ से आप वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आराम से आप कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा रही बात हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं पर्सनली आपको बोलूँगा, मेरे हिंदी में थोड़े मार्क्स कम थे और पिछली बार भी कम थे और इस बार भी थोड़ा मतलब मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, एक गलत था, तो थोड़े कम रह गए, लेकिन बच्चे के आउट ऑफ आउट आते हैं। तो हिंदी पे आप मतलब 20 में से 20 ईजिली कर सकते हो। इस बार थोड़ी एसएससी जीडी में जो हिंदी आई थी थोड़ी सी घुमा के पूछी थी, इस वजह से थोड़े हाइपर भी हो गए थे बच्चे। मैं खुद हो गया था कि ये क्या पूछ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन हिंदी भी आपकी आराम से हो जाएगी। आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची याद कीजिए, विलोम शब्द जो भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते, शायद एक आध आता है, कोई कोई पूछ लेता है। हाँ, तो लेकिन पर्यायवाची विलोम शब्द और ऐसे ऐसे आते हैं, आप देख के ऐसा लगेगा एक अजीब सा आ रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आपकी आंखों से निकल जाएंगे, तो ईजिली वो भी हो जाएगा। और टेस्ट की बताऊं, अभी जैसे कि 24 तारीख को शायद सुनने में आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपके पास नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी, यानी आपके पास मैक्सिमम 2 महीने भी नहीं है। नोटिफिकेशन जैसे जारी हुआ, सर्दियों के टाइम है, दिन तो पता नहीं चलेगा कब निकल गया, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना ही भूल जाइए, वो तो आ ही जाएगा, उसको तो ध्यान मत दो, उस पर आप अभी से पढ़ाई करो। और एक टेस्ट संडे को या RWA का लगाओ, RWA का तो लगा ही लगाओ, क्योंकि उसमें ये है कि जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, वो RWA पे ज़रूर मिलेंगे आपको, कहीं मिले ना मिले RWA पे ज़रूर मिलते हैं। और मैंने टेस्ट तो वहीं पे भी लगाए हैं, थोड़ा बताया शिखर भाई ने कि थोड़ा बता रहे थे कि जो टेस्ट का जो क्राइटेरिया रहता है थोड़ा हार्ड रहता है, वो भी सही है, आप टेक्स्ट बुक पे भी लगाइए, वो भी बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक पे आपको ये है कि बहुत सारी फैसिलिटी जो RW नहीं दे पा रहा अभी फ़िलहाल में, वो टेक्स्ट बुक पे मिल रही हैं आपको, तो वहाँ भी लगाइए। और उसके अलावा आपके पास जहाँ भी बैच खरीदते हैं, जो भी बच्चे करते हैं मैथ के लिए या कहीं भी और पर्सनल जो टीचर से पढ़ते हैं, वहाँ जो टेस्ट फैकल्टी मिलती है, आराम से यूज़ करिए उसको। और लेकिन सैटरडे संडे या एक दिन आपको चूज़ कर लीजिए। अभी फ़िलहाल में ये 2-3 दिन दिसंबर तक लगाइए, या दिसंबर से या मान लो 15 दिसंबर तक लगाइए एक टेस्ट। उसके बाद वीक में 2 या ट्वाइस या थर्ड, मतलब 3-3 करते जाइए आराम से। और जब भी पेपर आए उसे 10 दिन पहले से आप एक टेस्ट लगा के आराम से रिलैक्स करें, ऐसा नहीं हड़बड़ाएं नहीं, बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं और प्रेशर इतना बना लेते हैं कि पेपर के टाइम पे आपको माउस भी छूने से डर लगता है, ऐसा लगता है कि कैसे चलेगा, क्लिक नहीं कर पाते, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर देते हैं। तो बाकी आप बताएंगे सर से जुड़े रहिए यूट्यूब के लिए, और भी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, आप पढ़ाई करते रहिए बस। ये लीजिए सर, थैंक यू। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट पर? हाँ, टाइम का देखो ऐसा है कि किसी बच्चे का ऐसा होता है कि कोई रीजनिंग पहले करता है, कोई मैथ पहले करता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप हिंदी कीजिए। हिंदी में क्या होता है कि आप अगर बाद में करोगे ना, तो बाद में जो क्वेश्चन विलोम शब्द आपको याद भी आ रहा होगा वो भी भूल जाते हैं। तो हिंदी आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, 5-7 मिनट उसमें लगती हैं, आराम से हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप रीजनिंग या फिर GS में से कोई सी सब्जेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। जैसे कि हिंदी के आपने अगर 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है। अगर शुरुआत में आपने मैथ उठा लिया, उसमें अगर मान लो 35 मिनट भी लग गई, तो आपके 30 मिनट तो लगी जाती है 20 क्वेश्चन में ईजिली किसी बच्चे को। अगर कोई ज़्यादा शार्प है तो थोड़ा सा जल्दी कर लेता है। और उसके अलावा ये है कि रीजनिंग आप 15 मिनट में आराम से कर लेते हो, तो आपको मतलब 20 मिनट के आसपास 40 क्वेश्चन हो गए, आपके पास बचे 20 मिनट, 40 मिनट बचे, उसमें मैथ करना है और GS करनी है, आराम से कर लोगे। और उसके अलावा रीजनिंग में ये है कि 10-12 मिनट में वो भी हो जाती है। मैथ आप सबसे बाद में रखिए। मेरी जो नए एस्पिरेंट जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं GD की, तो मैथ को थोड़ा बाद में रखिए, ताकि ये है कि मैथ में थोड़ा सा जो ऐसा होता है कि 60 क्वेश्चन होने के बाद 20 क्वेश्चन आप अगर 20-25 मिनट भी अगर कुछ बच रहे हैं तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू आएगा ज़रूर, क्योंकि शुरुआत में ये लगता है 1 घंटा कम भी हो गया है, वो थोड़ी आधा घंटा कम हो गया। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करना आम बात तो नहीं है, और इतने सारा कंपटीशन का दौर है, तो इजीली पढ़ाई करिए। वैसे तो और कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल बताइए। तो जैसे आपको पता है कि 2023-24 में एक वैकेंसी आ रही है SSC GD की, उसमें NCB और SSF की पोस्ट हैं। उसके बाद जो 2024-25 की भर्ती आ रही है उसमें SSF का है, NCB का नहीं है, NIA की भर्ती आएगी उसमें। तो आप कुछ बताएंगे कि जैसे जो तैयारी कर रहे हैं वो फोकस कैसा करें कि उनको अगली वैकेंसी जो आ रही है उसमें अपना सिलेक्शन लेना है, फिर उसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें सिलेक्शन लेना है, तो इस पर फोकस कैसे करेंगे वो? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, ये अपने सचिन भाई हैं, ये आप इतनी मेहनत करते हैं, सबसे पहले तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, मतलब ये सब चीज़ें ये मोटिवेशन बढ़ाते हैं आपके लिए। जो और हमारे यहाँ कई टॉपर्स भी हैं, हमारे नंदीश भाई हैं, उनकी 70 के आसपास रैंक है, बहुत जल्दी आपको उनका भी इंटरव्यू मिलेगा। वो अभी हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उनका CRPF SI में भी हो गया था। वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, और BSF हेड कांस्टेबल EWTP वाला वो कई एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, लीजेंड हैं वो। हाँ, वो लीजेंड हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे, आप कतई पेशेंसली तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि टाइम को यूटिलाइज़ करिए। अब ये मत सोचिए कि अगली वैकेंसी आ गई, अरे इसमें नहीं तो अगली में सही, ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा ट्रेनिंग, मतलब उसे रनिंग से दिक्कत है और ये सब चीज़ें,
मतलब बहुत मतलब अनुशासन में रहना या मतलब ये बंधा हुआ महसूस करता है तो वो एनसीबी फर्स्ट चॉइस रखे और आराम से आए, कम ट्रेनिंग करे, आराम से मस्त जॉब है। मतलब सैलरी थोड़ी कम है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे नहीं बोली जा सकती। हाँ, लेकिन आपको अच्छा लगेगा एनसीबी में आके अच्छा लगेगा। और ये भी है कि मतलब एक शानदार जॉब है। बस 45-46 दिन की ट्रेनिंग करके आप जाइए, आराम से मस्त रहिए। गौरव भाई, पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ बताएंगे? पोस्ट प्रेफरेंस तो देखो, यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस हम क्या बताएंगे, वो तो रोज़गार विद अंकित पे नोटिफिकेशन आते ही पोस्ट प्रेफरेंस सब बता देते हैं वो। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर जो बच्चे असल में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो एसएसएफ और एनसीबी दोनों में से कोई सी रख लीजिए ईजिली। और मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ चुका हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी एनसीबी में आएँ। जो यहाँ आएंगे तो आगे से आपको बहुत सारा मौका मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग इतने ईजिली 45 दिन में ट्रेनिंग ख़त्म करके आराम से अपनी पोस्टिंग पाने वाले हैं। इतना किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। और एक अच्छा डिपार्टमेंट, बहुत ईजी, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसके हो सकता है आप जब आएँ तो कोई और करा रहा हो आपकी ट्रेनिंग, लेकिन 45 दिन से या फिर जितना भी आपको चेंज होगा वो बता दिया जाएगा। इतना है कि अगर एनसीबी का आप फर्स्ट चॉइस रखेंगे तो आप बिल्कुल घाटे में नहीं जाने वाले, हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए आप करते रहिए और इस फर्स्ट चॉइस तो यही रखेंगे। और सर जी का जो यूट्यूब चैनल सर ने बनाया, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, और बाकी तो यहीं से इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, प्लीज़ कहीं बच जाइएगा। थैंक यू सो मच। और भाई सचिन भाई का स्पेशल शुक्रिया कि जो हम जैसे ज़मीन से जुड़े लोगों को कहाँ पहुँचा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।